हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैक्चुअल इन्फो। इस वीडियो में जो है हम पढ़ेंगे जितने भी प्लानिंग कमीशन के प्लान्स हैं, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन इसमें से डेफिनेटली फिक्स है, तो कम से कम वो टॉपिक्स तो हमें करके रखना चाहिए और ये हमेशा हेल्पिंग होता है। कोई सा भी एग्जाम हो, क्वेश्चन तो बनता ही है। ये कुछ प्लान्स के बारे में है, बहुत ईजी वे में इसमें बताया गया है, तो इसको एक गो थ्रू में ये देखेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक हुए हैं, पास्ट में पूछे गए हैं पीवाईक्यू में, वो और देख लेंगे, ताकि जो हमने पढ़ा है उसको हम कितना इफेक्टिवली अप्लाई कर पा रहे हैं करके, और बहुत जल्दी जल्दी करेंगे जिससे ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो और एक हमारा टॉपिक जो है कवर हो जाए। तो ये हमारे प्लान्स हैं और ये हमारे पास 12 प्लान्स हैं और स्टार्ट कहाँ से होता है 51 एंड 56 से। तो इसका थोड़ा सा एक बैकग्राउंड और देख लेते हैं। तो जो हमारा USSR है, रशिया सोवियत मॉडल जो है, उससे इंस्पायर्ड होकर हमारे जो नेहरू जी थे उन्होंने इस्टेब्लिश किया था प्लानिंग कमीशन। व्हेन मार्च 1950 में किसने, नेहरू जी ने इस्टेब्लिश किया था प्लानिंग कमीशन। फिर 51 में 1 अप्रैल से हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो स्टार्ट हो जाता है 51 से, 51 to 56। और जो 1952 है 6 अगस्त, उसमें बनती है हमारी NDC और ये कंप्राइजेज होती है हमारे PM और CM कैबिनेट्स, इन सब को मिला के क्या बनती है NDC। और ये क्या करती है, ये अप्रूव करती है आपके 5 ईयर के प्लान्स को। जितने भी हमारे 5 ईयर प्लान्स है उसको किसने अप्रूव किया है, NDC ने अप्रूव किया है। और ड्राफ्ट कौन करता था, ड्राफ्ट करता था प्लानिंग कमीशन। तो काम होता था कि हमारे प्लान में क्या है वो सारी चीज़ें, ड्राफ्टिंग जो है वो काम करेगा प्लानिंग कमीशन, और उसको अप्रूव कि आपने जो प्लान्स बनाए हैं वो कितने इफेक्टिव हैं, वो सही में काम करेंगे नहीं करेंगे, लोगों के लिए जनसंपर्क के लिए वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों की को एग्री कौन करेगा, कौन अप्रूव करेगा इस चीज़ को, इसको करता था NDC। तो NDC के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो NDC, जिसको हम राष्ट्रीय विकास परिषद कहते हैं, ये एपेक्स बॉडी है। एपेक्स बॉडी है जो कि डिसीजन मेकिंग और डिलिब्रेशन ऑफ डेवलपमेंट मैटर्स इन इंडिया, जिसको प्रेजाइड कौन करते थे उस टाइम पे, प्राइम मिनिस्टर जो होते थे इसके प्रेसिडेंट होते थे। अब तो ये NDC जो है नाम मात्र की रह गई है, अब इसकी जगह पे किसने ले लिया, नीति आयोग ने ले लिया है। हालांकि ये बात थी कि NDC को हम डिसॉल्व करेंगे, लेकिन अभी तक इसको डिसॉल्व नहीं किया गया है। तो ये है, लेकिन ये वर्किंग में नहीं है, लेकिन ये अभी भी बॉडी के तौर पर है। और NDC कब सेटअप हुई थी, अगस्त 6 में 1952 में। तो इसका बेसिक काम क्या था कि इसको प्लान को सपोर्ट करना था। जितने भी प्लान्स प्लानिंग कमीशन बना रहा है उसको अप्रूव करना, उसमें सुधार करना, उसके लिए कोई जो है और ज़्यादा चीज़ें बताना कि ये गलत है, क्या कमियां निकालना या फिर सजेशंस देना, इसका काम कौन करता था, NDC करता था। ओवरऑल डेवलपमेंट और बैलेंस्ड एंड रैपिड डेवलपमेंट करना कंट्री का इसका गोल था। तो NDC हमने देख लिया, NDC कब बनी थी, अगस्त 6 1952 में। और बल्कि ये दोनों अलग जो है पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूशन है, जिसको हम बोल सकते हैं NDC अलग है, वहीं हमारा प्लानिंग कमीशन जो है वो अलग है। ये दोनों पैरेलल हैं। ये प्लान्स बनाएगा और ये अप्रूव करेगी, सजेशंस वगैरह देखेगी और रिव्यू करेगी प्लान्स को बेसिकली। बाकी ये सब जो है प्लान्स, ऑब्जेक्टिव्स हैं NDC के, ये इतने ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं। एक चीज़ ये है कि नेशनल डेवलपमेंट जो काउंसिल है उसका नाम जो है रिनेम करने की बात हुई थी, और उसका नाम क्या रखा जाएगा और कौन से प्रोविज़न के तहत। तो ये नेशनल इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट काउंसिल के तौर पे इसका नाम रिकन्स्टिट्यूट करने के लिए, रिनेम करने के लिए रिकमेंडेशंस आई थी, और किस प्रोविज़न के, आर्टिकल 263। तो NDC से रिलेटेड एक और ये है कि इसका नाम क्या रखने की बात हुई थी, नेशनल इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट काउंसिल। एक इसका स्ट्रक्चर पे भी नज़र डाल लेते हैं। तो जो NDC है वो हमने भी देखा सेंट्रल प्लस स्टेट, और हमारे जो प्लानिंग कमीशन के मेंबर्स होंगे एट प्रेजेंट कौन है, नीति आयोग के मेंबर्स ना। तो ये उस टाइम पे प्लानिंग कमीशन के मेंबर्स, इन सब को कंप्राइज करके उनके मेंबर्स को जोड़ के जो है NDC बनी थी। और इसका जो रीऑर्गेनाइजेशन है कि इसको ऑर्गेनाइज करना था NDC को, इसका फर्स्ट स्टेप कब लिया गया था, तो ये जो हमारा फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन था 1967 में। तो ये कि हमको जो है NDC को रीऑर्गेनाइज करना चाहिए, इस इशू के बारे में इस फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने बात की थी 1967 में। और इसमें कंप्राइजेस कौन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि हेड होते हैं, और आपके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अगर कोई हुआ तो वो भी होंगे। सेंट्रल मिनिस्टर्स होते हैं आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के, जितने भी कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं ये इसके ऑटोमेटिकली क्या बन जाते हैं, मेंबर्स बन जाते हैं। चीफ मिनिस्टर्स आपके स्टेट के, और आपके प्लानिंग कमीशन के मेंबर्स, ये सभी कौन होते हैं, NDC के मेंबर्स होते हैं। और ये और रिकमेंड किया गया था कि जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो आपका NDC के चेयरमैन के तौर पे कंटिन्यू ही रहेगा, कि हमारा NDC का चेयरमैन कौन रहेगा, प्राइम मिनिस्टर ही रहेगा, लेकिन जो इसका सेक्रेटरी रहेगा वो कौन होगा, वो प्लानिंग कमीशन का होगा। प्लानिंग जो इसके सेक्रेटरी के तौर पे काम करेगा, कौन करेगा, प्लानिंग कमीशन का जो मेंबर होगा, सेक्रेटरी होगा, वही NDC का सेक्रेटरी हो जाएगा। लेकिन चेयरमैन कौन रहेगा, चेयरमैन हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही रहेंगे, ये रिकमेंडेशन थी।
अब हम अपने मॉडल्स देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट प्लान है ये 51 से 56 और इसको बोलते हैं हैरर डोमर मॉडल। क्वेश्चंस में यही आता है कि हैरर डोमर मॉडल क्या है, मेहलोमोनिस मॉडल कौन सा है, आपका गटकिल कौन सा है। तो और कि किस मॉडल टारगेट पे हमारा फर्स्ट प्लान काम कर रहा था। तो ये था आपका एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड पावर, इसका मेन एजेंडा था, मेन फोकस था कि हमें इनमें सुधार लाना है। और क्या ये प्लान सक्सेसफुल था? तो हाँ, ये सक्सेसफुल था, क्योंकि जितना हमने जीडीपी सेटअप किया था कि हाँ इतना ग्रोथ रेट तक अचीव कर लेंगे, तो उससे ज़्यादा ही हमने अचीव किया था। इस वजह से ये क्या हुआ, सक्सेसफुल हुआ। फिर हमारा सेकंड प्लान है, तो ये हमारा 56 to 61 है। तो इसको बोलते हैं पीसी मेहलोमोनिस मॉडल। और ये उस टाइम पे क्या थे, ये एक चीफ स्टैटिस्टिशियन थे। तो जो मेहलोनोबिस मॉडल है ये आपका सोसाइटी के बेस पे था, सोशलिस्ट पैटर्न को फॉलो करता था। और इसका मेन एम क्या था कि हमें क्या करनी है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, हैवी इंडस्ट्रीज़ का सेटअप करना है। तो उस टाइम पे जितनी भी हमारी बोकारो यानी सबकी इंडस्ट्री सेटअप हुई थी वो इसी टाइम पे हुई थी 56 to 61 में, बाय द हेल्प ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन, बाय द हेल्प ऑफ अदर कंट्रीज़। तो वो सेटअप हुई थी। तो हैवी इंडस्ट्रीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस था। और ये भी क्या था, सक्सेसफुल था। क्यों? क्योंकि इसने भी अपने जीडीपी का जो ग्रोथ टारगेट रेट था वो उसको क्या कर लिया था, अचीव कर लिया था। तो थर्ड मॉडल हमारा 61 to 66 है। अभी बिल्कुल सही चल रहे थे हमारे 5 ईयर्स के प्लान्स। इसका एक और नाम है सुखमय चक्रवर्ती मॉडल भी बोलते हैं इसको, और जॉन सैंडी मॉडल भी बोलते हैं। तो किसी भी नाम से पूछा जाए कि जॉन सैंडी मॉडल तो हमारा थर्ड है, चक्रवर्ती मॉडल वो हमारा थर्ड प्लान है। एक और नाम से इसको गडकिल योजना के तौर पे भी जाना जाता है। इवन गडकिल प्लान को फोर्थ प्लान में भी कहीं कहीं पे बताया गया है कि ये फोर्थ प्लान है, लेकिन मुझे गडकिल का थर्ड लगता है। बाकी अगर क्वेश्चन में आए तो वो अलग मैटर करता है, क्योंकि हमने इसको अभी ग्रुप में भी डिस्कस किया था। तो वो लोग भी ये कह रहे थे कि कहीं पे थर्ड लिखा है, कहीं पे फोर्थ लिखा है, तो बहुत कॉन्ट्रारी हो रही है ये सारी चीज़ें। तो फिलहाल इसके अकॉर्डिंग हम थर्ड ही मानेंगे कि थर्ड प्लान हमारा क्या है, गडकिल है। और ये जो था फेल हो गया था हमारा थर्ड प्लान। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे, और ये बहुत ख़तरनाक तरीके से फेल हुआ था, क्योंकि हमारा जो पाकिस्तान चाइना से उस टाइम पे वॉर चल रहा था, 62 के टाइम पे हमारा इंडो चाइना वॉर चल रहा था। तो एक तो वो दिक्कत हो गई है, वॉर में बहुत हानि होती है। दूसरा ड्रॉट भी पड़ गया था, सूखा पड़ गया था। तो जो भी हमारे प्लान्स थे, जो हमने जीडीपी का रेट सेटअप किया था कि हम यहाँ तक अचीव करेंगे, नहीं कर पाए। और भी सर्कमस्टांशियल जो नेचुरल कैलेमिटीज़ आई, उनकी वजह से क्या हुआ, हमारा प्लान क्या हो गया, फेल हो गया। तो इसका बेसिक क्वेश्चन क्या है कि गडकिल आपका, सैंडी और चक्रवर्ती मॉडल कौन सा है? तो हमारा थर्ड ईयर प्लान है। फिर थर्ड ईयर के बाद हमारे हॉलीडेज आ गए, 1 ईयर के प्लान्स आए हैं। तो 66 से लेके 69 तक क्या था, हॉलीडे प्लान हो गया। तो इस टाइम पीरियड में हमारे एनुअल प्लान्स आए हैं 66 to 69। फिर है हमारा फोर्थ प्लान जो कि 69 to 74 है, और इसको क्या नाम दिया गया है, अशोक रुद्र एंड एलन मैनी मॉडल। और इसका क्या एम था कि ग्रोथ करनी है स्टेबिलिटी के साथ, और सेल्फ रिलायंस बनना है, अपने बल पे सब कुछ करना है, स्टेबल भी बनना है, ग्रोथ भी करनी है, और सेल्फ रिलायंस वे में करनी है। इस टाइम पे जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने एक स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ, इन 1971 इलेक्शन कैंपेन में। तो इलेक्शन उस टाइम पे हो रहे थे। तो जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने क्या दिया था कि गरीबी हटाओ करके स्लोगन था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है कि गरीबी हटाओ जो स्लोगन था वो कौन से प्लान के टाइम पे आया था। तो फोर्थ ईयर प्लान था आपका, उस टाइम पे ये स्लोगन दिया गया था। और टाइम पीरियड क्या था, 1971 का। तो इस टाइम पे ये भी फेल हुआ था। हमारे स्टार्टिंग के 2 जो थे वो सक्सेसफुल थे, 2 उसके बाद के क्या फेल थे। और ये फेल क्यों था? क्योंकि इस टाइम पे जो बांग्लादेश के रेफ्यूजीज आ रहे थे इंडिया में, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। रेफ्यूजीज़ का बहुत ज़्यादा, रोहिंग्याज वगैरह काफ़ी आ रहे थे। और सेकेंडली इस टाइम पे भी ड्रॉट था। तो जो हमने जीडीपी का रेट सेट किया वो नहीं अचीव कर पाए। अगेन फिफ्थ है आपका 74 to 79। तो जो आपके सी सुब्रमण्यम थे, और लेटर रीड्राफ्टिंग बाय डीपी धार ने इनको जो था 5th ईयर प्लान को रीड्राफ्ट किया। इसका फोकस क्या था? फोकस था इसका एग्रीकल्चर पे, इंडस्ट्रीज पे एंड माइंस पे। सेम टू सेम फर्स्ट एंड सेकंड का कॉम्बिनेशन था ये। तो फिर आपका ओरिजिनली ये जो था 10 ईयर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लान था, जिसका फोकस था कि हमें पॉवर्टी को क्या करना है, रिमूवल करना है, और सेल्फ रिलायंस बनना है। तो इस प्लान ने क्या वादा किया कि हम एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव में सोच रहे हैं, कितने सालों को लेते हुए, 10 साल को लेते हुए, कि हम 10 साल के अंदर हम पॉवर्टी को रिमूव कर देंगे, सेल्फ रिलायंस बन जाएंगे। ओरिजिनली इनका एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लान था ये 10 साल के लिए। वाइल इट अचीव द टारगेट बट टर्मिनेटेड इन 1978।
ये था तो हमारा 5 ईयर का प्लान, लेकिन ये जो है 4 ईयर में ही टर्मिनेट हो गया था। 78 में 79 तक चलना था, क्योंकि उस टाइम पे मोरारजी देसाई क्या बन गए थे, पीएम बन गए थे। फिर रोलिंग प्लान, जो कि हर जगह जब भी क्वेश्चन आता है तो पूछते हैं रोलिंग प्लान कौन सा है, तो 6 तो 60 है वो। इसमें थोड़ा 5th जैसा लग रहा है, लेकिन आयोग भी हो कोई भी हो उसको 60 मानता है, तो इसमें कॉन्ट्रारी करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो 78 to 80 हमारे 2 साल का क्या है रोलिंग प्लान है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे कौन बने थे पीएम, जनता गवर्नमेंट के मोरारजी देसाई, और उनका क्या था कि हम मेज़र करेंगे प्रोग्रेस हमारे प्लान्स की, हम कितना काम कर पाएँ, लेकिन हम एनुअल बेस पे करेंगे। एवरी ईयर इसको जो है मेज़र करेंगे प्रोग्रेस को, और उसके हिसाब से हम जो है न्यू प्लान्स को क्या करेंगे, फ्रेम करेंगे। ये नहीं कि हम एक साथ 5 ईयर का प्लान बना के बैठ गए कि इसमें एग्रीकल्चर करेंगे, नहीं, हम 1 साल का प्लान बनाएंगे कि हम इसमें कितना एक गोल सेट करके अब हम उस गोल को फिर प्रोग्रेस को चेक करेंगे कि कितना हो पाया नहीं हो पाया, और फिर उसके हिसाब से हम अपना जो है नेक्स्ट क्या है प्लान बनाएंगे। तो ये भी आई थिंक अच्छा स्टेप था। तो अगेन रोलिंग प्लान कब था, 78 से 80 तक, और ये 6 ईयर प्लान्स को माना जाता है रोलिंग प्लान। ठीक, फिर है हमारा 6th प्लान जो कि 80 to 85 चला था, और इसका था कि हमें पॉवर्टी को क्या करना है, रिमूव करना है। तो काफ़ी प्रोग्राम्स थे आपके, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स उस टाइम पे चलाए गए ताकि हम पॉवर्टी को क्या करें, रिमूव कर पाएँ। 6 ईयर प्लान। फिर 7th हमारा 85 to 90, और इसको बोला जाता है प्रणब मुखर्जी मॉडल, जिसने किस पे फोकस किया था, एम्प्लॉयमेंट पे फोकस किया। और ये फर्स्ट टाइम था जिसमें ड्यू टू द प्रेशर, आपका प्राइवेट सेक्टर का बहुत प्रेशर था, तो जो प्राइवेट सेक्टर था उसको प्रायोरिटी मिली, ज़्यादा प्रायोरिटी मिलनी शुरू हुई। किसके ऊपर, आपके पब्लिक सेक्टर के ऊपर जो है, किसको हमने ज़्यादा प्रायोरिटी दी, प्राइवेट सेक्टर को दी। ये फर्स्ट टाइम हुआ था कि हमने प्राइवेट सेक्टर को इंडल्ज करना शुरू किया। फिर हमारा 2 ईयर के एनुअल प्लान्स हैं, 90 से 92 दोबारा आए। एक देखो रोलिंग प्लान्स भी हमारे 2 थे, और एनुअल प्लान्स भी जो थे इनका नाम ही एनुअल प्लान्स था। और ये क्यों आए थे, क्योंकि जो सेंटर थे, सेंटर में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी। तो 2 प्लान्स जो 90 से 91 है और 91 से 92 है, इस टाइम पे इन दोनों ईयर को क्या टर्म दिया जाता है, एनुअल प्लान्स के तौर पे। और ये वही टाइम पीरियड है जब हमारे एलपीजी रिफॉर्म्स वगैरह आए थे। और 8th प्लान है हमारा 92 से 97, इसका नाम है जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल के तौर पे से जाना जाता है, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। तो मिलर मॉडल कौन सा है, हमारा 8th प्लान है। और इस टाइम पे आपके जो पीएम वी नरसिम्हा राव थे, उन्होंने एलपीजी रिफॉर्म्स, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जितनी सारी चीज़ें हमारी अच्छी अच्छी हुई थी ब्रॉड करने के लिए हमारे ट्रेड वगैरह को, वो इस प्लान्स के अंदर माना जाता है। एलपीजी मतलब यहाँ 91 to 92 आया, इसलिए मैंने एलपीजी वहाँ बोला है, लेकिन ये कोई प्लान तो थे नहीं। प्लान तो हमारा 8th था ना, 2 एनुअल प्लान्स को तो एक तरीके से नाम दे दिया था कि एनुअली ये हुए हैं, पर ये किसी प्लान का पार्ट नहीं थे, लाइक 8th और 7th। तो जो क्वेश्चन में अगर फ्रेम हो कि एलपीजी रिफॉर्म्स और आपकी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है ये कौन से प्लान के तहत आई है, तो ये 8th प्लान के तहत आई है। और उस प्लान का क्या नाम था, मिलर मॉडल। और इसकी जो प्रायोरिटी थी, टॉप प्रायोरिटी किसको दी गई थी, ह्यूमन रिसोर्सेज को, कि हमें एम्प्लॉयमेंट देनी है, हमें एजुकेशन को बढ़ावा देना है, पब्लिक हेल्थ को देना है। तो ये ह्यूमन रिसोर्स के लिए बहुत अच्छा प्लान था, इस पर बहुत फोकस किया गया था। ये सक्सेसफुल हुआ क्योंकि जो जीडीपी ग्रोथ हमने सोची थी उसको हमने टारगेट को अचीव कर लिया। फिर है हमारा 9th ईयर प्लान, और ये 97 से 2002 तक चला। और इसका था कि हमें सोशल जस्टिस और इन सब चीज़ों की इक्वालिटी पे ध्यान रखते हुए ग्रोथ करनी है। मोस्टली हमें इंडिकेटिव प्लानिंग करनी है, इंडिकेट करते हुए कि हमें सोशल लोगों को भी मतलब बराबर का भागीदार बनाना है, उन्हें न्याय दिलाना है। ये सारे जो हैं फोकस थे इनके। और इसमें हेल्थ, एजुकेशन वगैरह मेन चीज़ों का सब पे फोकस किया गया। और दूसरी चीज़ है कि ये फेल हुआ था क्योंकि उस टाइम पे ग्लोबल शटडाउन हो गया था, ग्लोबली स्लो डाउन हो रहा था, और क्योंकि एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, तो ये सक्सेसफुल नहीं रहा। तो हमारा 9 जो है सक्सेसफुल नहीं रहा, तो इसमें कुछ ज़्यादा खास भी नहीं है। फिर हमारा 10th है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये 2002 से 2007 तक है। इसमें यह था कि जो हमारा टारगेट था कि हमें 8% जीडीपी ग्रोथ रेट करनी है। इसमें बहुत सारे टारगेट्स थे। एक तो था कि हमें 8% जो है जीडीपी ग्रोथ रेट करनी है। दूसरा था कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है उसको डबल कर देना है। कितने सालों में, आने वाले 10 सालों में हमें इसको क्या करना था, डबल कर देना है हमारी पर कैपिटा इनकम को। और जो हमारी पॉवर्टी है इसको रिड्यूस कर देना है 15%। कितना, 15%। ये तीसरा गोल था, लेकिन ये तीनों के तीनों गोल को अचीव करने में क्या हुआ, फेल हो गया। ठीक है, तो ये प्लान फेल है, लेकिन इसके टारगेट्स अच्छे हैं। पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा प्लान है जिसमें बोला गया कि 10 ईयर्स में हमें क्या है, पर कैपिटा इनकम को डबल करना है। तो 10th प्लान है।
तो इससे थोड़ा याद सकते हैं कि 10 ईयर्स और 10 ही प्लान है, तो 10वें प्लान में 10 साल के अंदर हमें कैपिटल इनकम को क्या करना है, डबल। सेकेंडली टारगेट कितना था, 8% जीडीपी ग्रोथ रेट को अचीव करने का, और पॉवर्टी को कितना 15% कम करने का। फिर है हमारा 11th जो कि 7 to 12 है, इसकी थीम थी टुवर्ड फास्ट एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। सबका विकास करेंगे हम और बहुत स्पीड में करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ करनी है। तो इसकी अच्छी खासी थीम थी 11th की। और इसके जो टारगेट्स थे वो किसने फ्रेम किए थे, तो सी रंगराजन जो थे उन्होंने इसके टारगेट्स को फ्रेम करे थे। और टारगेट्स क्या है देख लेते हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रखनी है, 9% रखनी है। और हमें कितनी जॉब्स देनी है, 70 मिलियन जो है न्यू जॉब्स को क्रिएट करना है। IMR जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट उसको कम करना है। CMR जो है ये सब, टोटल फर्टिलिटी रेट, IMR सबको क्या करना था, लोअर करना था, कम करना था। और लेकिन ये भी फेल हुआ, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे US का सब प्राइम क्राइसिस जो चल रहा था, तो फेल हुआ। कौन सक्सेसफुल हुआ, ये तो बहुत ही रैंडम क्वेश्चन है, कम ही पूछा जाता है। लेकिन क्या इनके टारगेट्स थे, तो वो टारगेट्स पता होने चाहिए। तो 11th का टारगेट क्या था, 11th का टारगेट था टुवर्ड फास्ट और मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। सेकेंडली हमें 9% जीडीपी को अचीव करना है, 70 मिलियन जॉब को देना है। फिर हमारा लास्ट प्लान है 12th प्लान, जो कि जल्द ही एंड हो गया। ये 2017 तक चलना था लेकिन चल नहीं पाया, नीति आयोग बन गया था हमारा। तो इसका क्या था थीम, इसकी थीम थी फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ये जो 11 एंड 12 है, इनकी जो थीम है काफ़ी हद तक सेम है, लेकिन इसमें क्या चीज़ें और जुड़ गई थी, सस्टेनेबल ग्रोथ। क्योंकि आपको पता है कि 2013 में हमारे SDGs आ गए थे ना, तो उसी को और जोड़ते हुए ये सस्टेनेबल ग्रोथ की बातें भी क्या होने लग गई थी लास्ट वाले प्लान में, क्योंकि यही वही टाइम पीरियड है 2012 से 17 वाला। तो इसकी ग्रोथ क्या थी, 9% जीडीपी, 4% एग्रीकल्चर हमें अचीव करना है, और 10% हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी। बट ड्यू टू जो ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन था, हम अपने मोस्ट ऑफ द टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाए। लास्ट के प्लान्स ये फेल ही होते रहे हैं। कुछ हद तक हमने अचीव करा, कुछ हद तक हमने बहुत अच्छी चीज़ें करी, लेकिन ओवरऑल जो हम स्ट्रक्चर फ्रेम कर रहे थे वो नहीं अचीव हो पा रहा था। इसमें था कि 10% हमें पॉवर्टी को रिडक्शन करना है। सेम क्वेश्चन, 15% कब रिडक्शन करना था, 15% करना है हमें 10th प्लान में, और 10% तक कब तक बना प्लान, ये 12 में डिसाइड किया गया कि हम पॉवर्टी को 10% तक क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, 15 मिलियन न्यू जॉब्स देंगे। और कुछ सेटअप और रखे गए कि यहाँ पे आपके स्कूल ईयर्स को बढ़ावा देने के लिए, मतलब एजुकेशन की, और फॉरेस्ट कवर को बढ़ावा दिया कि उसको मेंटेन करो, इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करो, और रूरल की जो डेंसिटी है, गांव के लोग गांव छोड़ के जा रहे हैं, उनकी डेंसिटी को मेंटेन करो। और कुछ थोड़े से रेट की, इस टाइम पे इन्होंने कितने अचीव कर लिया था, ये हमारा ये है IMR उस टाइम पे 26 था, चाइल्ड सेक्स रेशो 950 था हमारी कंट्री का, और उस टाइम पे TFR कितना था, 2.1 था। ये बहुत डीप क्वेश्चन है, इससे पूछना नहीं है। तो बेसिकली यही है कि 12th का जो था थीम क्या थी, कि हमें फास्टर, मोर इंक्लूसिव और सस्टेनेबल क्या है, ग्रोथ करनी है। फिर हमें बताइए कि 2015 में हमारा प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज होकर क्या हो गया, नीति आयोग हो गया। तो इन दोनों का एक कंपैरिजन और देख लेते हैं इजी वे में। तो प्लानिंग कमीशन कब बना था, प्लानिंग कमीशन हमारा 15 मार्च, तो मार्च 1950 में क्या बना था प्लानिंग कमीशन, हमें पहले भी देखा था। और नीति आयोग कब बना है, 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग की फुल फॉर्म भी आ जाती है कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है इसकी फुल फॉर्म, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और चेयरमैन क्या है, दोनों के सेम है, दोनों के प्राइम मिनिस्टर हैं। प्लानिंग कमीशन के भी प्राइम मिनिस्टर थे, और नीति आयोग के एट प्रेजेंट में जो कि नीति आयोग है हमारा, उसके भी कौन है, प्राइम मिनिस्टर हैं। फिर वाइस चेयरमैन जो उस टाइम पे थे, तो प्लानिंग कमीशन में कैबिनेट मिनिस्टर रैंक होती है, इसको छोड़ दो। अभी एट प्रेजेंट में नीति आयोग चल रहा है ना, तो नीति आयोग में कौन है, डॉक्टर सुमन बेरी। तो सुमन बेरी क्या है, हमारे इसके वाइस चेयरमैन है। और हमारे CEO कौन है नीति आयोग के, आप लोग कमेंट में बताइएगा इस टाइम पे कौन है, बदले भी हैं। और एक्स ऑफिशियो मेंबर जो होते हैं वो हमारा प्रधानमंत्री होंगे, वो नॉमिनेट करते हैं 4 यूनियन मिनिस्टर्स को। और प्रेजेंटली वो 4 यूनियन मिनिस्टर किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका होम मिनिस्टर हो गया, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर एंड एग्रीकल्चर। तो ये 4 जो आपकी मिनिस्ट्रीज़ हैं, इससे आपके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स नीति आयोग के सिलेक्ट होते हैं। वहीं फुल टाइम मेंबर कौन है, डॉक्टर अरविंद विरमानी है, और इनको 2022 में इकोनॉमिक्स के तौर पे जॉब मिली थी। तो ये एक बेसिक सा ओवरव्यू था। थोड़ा सा और है ये कि इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि गवर्निंग काउंसिल कौन है। तो चेयरमैन आपका प्राइम मिनिस्टर होता है नीति आयोग का, और CM जो होते हैं स्टेट के, वो सभी इसके मेंबर्स होते हैं, CM ऑफ ऑल स्टेट। और लेफ्टिनेंट जो होते हैं UT के, वो भी इसके मेंबर्स होते हैं।
और रीजनल काउंसिल का हेड कौन होता है ये भी देख लें। तो जो सीएम है, क्योंकि क्वेश्चन बनता है ना रीजनल काउंसिल का हेड कौन है और आपका गवर्निंग काउंसिल कौन है, तो ये और मेंबर्स कौन है नीति आयोग के। तो ज़रूरी नहीं ना सेम क्वेश्चन आए कि नीति आयोग कब फ्रेम हुआ था, उसके अंदर का डीप क्वेश्चन भी बन सकता है। तो आपके जो रीजनल काउंसिल के एडहॉक कौन होते हैं, तो ये सीएम और लेफ्टिनेंट गवर्नर, यूटी अगर यूटी की बात होगी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, और सीएम होंगे अगर स्टेट की बात होगी। तो ये सब कौन होते हैं, अपने एडहॉक रीजनल काउंसिल के हेड होते हैं। और ये किस प्रॉब्लम से रिलेटेड डील कर रहे होते हैं, तो ये डील कर रहे होते हैं स्पेसिफिक जो इश्यूज होते हैं, जैसे कि इरिगेशन हो गया, नक्सल की प्रॉब्लम्स हो गई, नक्सलवादियों की, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड। तो ये जो नीति आयोग के अपने एडहॉक मेंबर्स हैं या फिर हेड हैं, ये इन सब प्रॉब्लम से डील कर रहे होते हैं अंडर दिस नीति आयोग। एक क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि नीति आयोग क्या है। ये एक थिंक टैंक है, ये पॉलिसी डिज़ाइन करने में हेल्प किया जाता है। तो ये अगर पूछा जाए कि क्या ये थिंक टैंक है, हाँ, तो नीति क्या है, प्राइमरी सर्व करता है एक थिंक टैंक के तौर पे। और इस एक और क्वेश्चन कि क्या नीति जो आयोग है वो डिसाइड करता है कि जो हमारी मनी है वो स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट होगी तो वो कितनी कितनी डिसाइड होगी, कितनी कितनी डिस्ट्रीब्यूट होगी, ये क्या नीति आयोग डिसाइड करता है? तो नहीं, तो नीति आयोग जो है वो डिसाइड नहीं करता है कि जो मनी होगी वो कितनी डिस्ट्रीब्यूट होगी, बल्कि ये क्या करता है, काम किसका है, ये काम है आपका फाइनेंस कमीशन का, डिस्ट्रीब्यूट करना पैसे को, ये डिसाइड करना कि कितने अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये सब टैक्स डिवोल्यूशन, ग्रांट्स वगैरह, ये सब कौन डिसाइड करता है, आपकी फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है। और स्कीम्स को कितना फंड देना है, ये कौन डिसाइड करता है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री डिसाइड करती है कि किसी स्कीम को कितना फंड जाएगा, 400 करोड़ जाएगा, 500 करोड़ जाएगा, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी। और टैक्स डिवोल्यूशन और जो ग्रांट्स वगैरह एक्स्ट्रा देने हैं इनके बारे में ये फाइनेंस कमीशन डिसाइड करेगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि क्या नीति आयोग डिसाइड करता है? नहीं। तो आपका, और ये नीति आयोग क्या है, थिंक टैंक है। और ये क्या करता है नीति आयोग, ये मॉनिटरिंग करने में कि किस तरीके से स्कीम्स वगैरह उसको देखने कितनी अच्छे से ये इम्प्लीमेंट हो रही हैं। अपने डैशबोर्ड जो है उसके थ्रू इस सबको क्या करता है, मॉनिटर करता है। जैसे स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, तो ये इंडेक्सेस बनाता है ना, तो एजुकेशन के बेस पे इंडेक्स बनाएगा कि चेक करेगा पूरे स्टेट्स में सारे यूटीज़ वगैरह को जोड़ के कि कितना अच्छा एजुकेशन के बेस पे जो स्कीम चलाई जा रही हैं वो कितना अच्छा काम कर रही हैं, इम्प्लीमेंट सही से हो रही है नहीं हो रही हैं, कौन सा स्टेट है जो टॉप में आ रहा है, कौन सा पीछे रह गया है। तो ये सब ये मॉनिटरिंग करने का काम कौन कर रहा है, नीति आयोग। ऐसे ही हेल्थ इंडेक्स निकालता है नीति आयोग आपका, और ज़्यादा क्वालिटी इंडेक्स निकालता है, बहुत सारे एसडीजी इंडेक्स निकालता है। तो कौन निकालता है, नीति आयोग निकालता है, क्योंकि इसका काम ही क्या है, इसका काम करना है मॉनिटरिंग करना, डैशबोर्ड के थ्रू चेक करना कि कितनी इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हुआ है नहीं हुआ है, क्या लेवल क्या स्तर चल रहा है और क्या कमियां रह रही हैं, ताकि ये आगे जो स्कीम्स फ्रेम होंगी उनमें इन चीज़ों को अप्लाई कर सकें। तो ये नीति आयोग का काम है। वहीं एक और क्वेश्चन है कि जो प्लानिंग कमीशन है वो आपके 5 ईयर प्लान्स तो बनाता था, लेकिन नीति आयोग कोई 5 ईयर प्लान्स नहीं बनाता है, ये 3 ईयर एक्शन एजेंडा बनाता है। 3 साल में हम इस एजेंडा को फुलफिल करेंगे। तो ये क्या बनाता है, एजेंडा 3 साल के, कौन, नीति आयोग। और ये 7 साल की स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट्स बनाता है, 7 ईयर्स के स्ट्रैटेजी क्या बनाता है, डॉक्यूमेंट बनाता है। वहीं हम देखेंगे नीति आयोग जो है आपका 15 ईयर का विज़न डॉक्यूमेंट बनाता है कि 15 साल में हम क्या अचीव करेंगे, एक विज़न, हमारी विज़न क्या क्या है, कहाँ तक है, तो ये ड्राफ्ट करता है। तो 2017 से लेके 32 का हमारा क्या है, एक विज़न चल रहा है इस टाइम पे। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट 15 ईयर्स का बनेगा, ठीक है। थ्योरी वाइज तो हमने मोस्टली सारे टॉपिक्स पढ़ लिए जो जो चीज़ें आ सकती हैं प्लानिंग से रिलेटेड, और एक बार थोड़ा ओवरव्यू क्वेश्चन का भी कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा आइडिया मिल जाएगा। तो ये है कि प्लानिंग जो है, इकोनॉमिक प्लानिंग, वो किसका सब्जेक्ट है, तो कॉन्करेंट है, क्योंकि हमारे स्टेट में भी प्लान्स बनते हैं, प्लान्स नहीं सॉरी आपके सर्वे बनता है, बजट बनता है। तो इस तरीके से स्टेट में भी है, यूनियन में भी है। तो ये क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट है आपकी। फिर आपका जो डेवलपमेंट और मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन ऑफिस है, जो प्रोग्रेस करता है, चेक करता है प्रोग्रेस को, जो पॉलिसीज चल रही होती है तो वो कौन करता है, अभी हमने देखा था। तो नीति आयोग का काम होता है प्रोग्रेस को चेक करना। और नीति आयोग कब बना था, 2015 में बना था। कब बना था, 1 जनवरी में। और क्या एनडीसी जो है ऑर्गन है प्लानिंग कमीशन का, मैं मोटा मोटा सॉल्व करते हुए चल रही हूँ, तो है नहीं है, क्योंकि ये पैरेलल थे, दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, पैरेलल। तो ये कोई ऑर्गन नहीं है प्लानिंग कमीशन का। एनडीसी का काम था हमारा, हमने देखा अभी, ओवरव्यू करना, चेक करना जो भी प्लान्स बने, और प्लानिंग कमीशन का काम था प्लान्स बनाने का। तो दोनों इंडिविजुअल यूनिट्स थी। तो क्या फाइनेंस कमीशन और प्लानिंग कमीशन दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि हमारी फाइनेंस कमीशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन हमारी प्लानिंग कमीशन कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक बॉडी नहीं है। और द स्कोप ऑफ फाइनेंस कमीशन इज लिमिटेड टू अ रिव्यू ऑफ द रेवेन्यू सेगमेंट ऑफ द बजट, हाँ, व्हाइल द प्लानिंग कमीशन टेक्स एन ओवरऑल रिव्यू एम्ब्रेसिंग बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टेट। तो हाँ, ये ठीक है।
और इम्पॉर्टेंट की ओवरलैपिंग नहीं है, जो लाइंस हैं वो देखेंगे हम, सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, किसने कहा था, मतलब जो अशोक चंद्र हैं उसने इकोनॉमिक कैबिनेट किसको कहा है, तो जो प्लानिंग कमीशन है ना उसी को इसने अशोक चंद्र ने इकोनॉमिक कैबिनेट ऑफ इंडिया बोला है, इकोनॉमिक कैबिनेट ऑफ इंडिया। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या है, रिव्यू करती है हमारे क्या जो नेशनल प्लान्स थे उस टाइम पे। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल मेनली कंसर्न है किसके लिए, अप्रूवल करना है उसको 5 ईयर प्लान्स को और रिव्यू करना है उसके काम को। फिर अभी चलो चेयरमैन ऑफ द नेशन, तो चेयरमैन कौन है, आपका पीएम होते हैं, नेशनल मेनली कंसर्न विद, तो ये अप्रूवल करना है उसे 5 ईयर प्लान्स को सेम टू सेम। कब बनी थी 6 अगस्त 1952। और फाइनल अथॉरिटी इन इंडिया जो अप्रूव करती है आपकी 5 ईयर प्लान्स, तो ये हमारा एनडीसी हो गई, सेम टू सेम जैसे क्वेश्चन हैं अगेन। हाँ, तो प्लानिंग कमीशन इंडिया में बनी थी, कॉन्स्टिट्यूट हुई थी कब, रिजोल्यूशन पास हुआ था कहाँ से, हमारे कैबिनेट से। और कब बनी थी, 1950 में बनी थी। कब एग्जिस्टेंस में आया, सबको पता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एस्टैब्लिश नीति आयोग टू रिप्लेस, किसको रिप्लेस किया उसने, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। और फर्स्ट वाइस चेयरमैन कौन थे नीति आयोग के, तो अरविंद पनागरिया जो थे ये फर्स्ट वाइस चेयरमैन थे किसके, नीति आयोग के, तो मतलब 2015 में। ये नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसडीजी इंडिया में कौन है, नीति आयोग है। अभी हमने देखा था एसडीजी को यही इम्प्लीमेंट कर रही है, तभी ये वेरियस हेल्थ इंडेक्सेस को क्या है मेंटेन करती है, निकालती है। और सीईओ कौन है नीति आयोग के, अमिताभ कांत हैं, थे मतलब। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है प्लानिंग कमीशन का, तो ये हमारा प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और नेशनल प्लानिंग कमेटी कब किसके द्वारा सेटअप हुई थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप की थी। जो अंडर गडकिल मुखर्जी फॉर्मूला था, द हायर वेटेज इज गिवन टू, किसको दिया गया था, पॉपुलेशन को दिया गया था गडकिल मुखर्जी फॉर्मूला में। और गांधीयन प्लान जो कि एक्सपाउंडेड हुआ था 1944 में, वो किसके द्वारा था, तो ये श्रीमन नारायण अग्रवाल जो थे इनके द्वारा गांधीयन प्लान को एक्सपाउंड कर दिया गया था 1944 में। गांधीयन प्लान किसने फॉर्मुलेट किया था, अभी हमने देखा श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। प्लान जो डेवलपमेंट इन इंडिया है उसको किसने अपोज किया था, तो महात्मा गांधी जो थे इसके खिलाफ थे, प्लान्ड जो डेवलपमेंट है इंडिया में। और सर्वोदय प्लान किसने ड्राफ्ट किया था, तो जयप्रकाश नारायण जो है, जेपी नारायण, इन्होंने सर्वोदय प्लान को ड्राफ्ट किया था। ये कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं। और रोलिंग प्लान फॉर बैकवर्ड कंट्रीज वो सजेस्टेड बाय, तो किसने सजेस्ट किया था, जो मिर्डल थे, जी मिर्डल, इन्होंने सजेस्ट किया रोलिंग प्लान बैकवर्ड कंट्रीज के लिए। तो रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट इंडिया में कौन लेके आए थे, जनता गवर्नमेंट थी मोरारजी देसाई की, वो लेके आई थी रोलिंग प्लान। और बताना कि कौन से ईयर था रोलिंग प्लान। मैंने अभी बताया था 12th 5 ईयर प्लान में कितने % एग्रीकल्चर को दिया गया था, 4% था एग्रीकल्चर को। और फिर ये पीरियड कब है 12th 5 ईयर प्लान का, तो 2012 से 2017 था, जो कि 2 साल पहले ही ख़त्म हो लिया। तो ये देखिए 12th ईयर प्लान जो हमने देखा था 4% जो था आपका एग्रीकल्चर था। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट उन्होंने 10% सोचा था। और जीडीपी जो थी वो 9% सोची थी, लेकिन अचीव कितनी करी उन्होंने, 8% ही करी, पूरा नहीं कर पाए थे। और 11th 5 ईयर प्लान ने किस पे एम्फेसिस किया था, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ पे। और 12th में किसने किया था, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी और एडिशनली जुड़ गया था। ये देखो फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, और बल्कि उसमें सस्टेनेबल नहीं था 11th में। जो हमने थ्योरी पढ़ी है उससे सब कुछ ओवरऑल सॉल्व हो ही रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव था इंक्लूसिव ग्रोथ था 11th ईयर प्लान का। और आपकी थीम क्या थी, अभी हमने देखा कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन। तो कितने IITs जो थे सेटअप हुए थे हमारे 11th 5 ईयर प्लान के तहत, तो हमारे 8 हुए थे। और मिड टर्म प्रपोजल ऑफ 10th प्लान में जो था एनुअल ग्रोथ रेट क्या थी, 7% थी। 10th 5 ईयर प्लान कब एंड हुआ था, तो हमारा 2007 में एंड हो गया था 10th वाला। 10th 5 ईयर प्लान की कितनी थी ग्रोथ रेट, हमने देखा था 8% थी। एंड हाँ, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी के लिए कौन सा प्लान था, 9th प्लान था, ये भी अभी देखा ही था। 1992 और मार्च 1997 के टाइम पे कौन सा प्लान था, तो ये हमारा 8th प्लान था। फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी स्लोगन जो था वो कौन से उसमें दिया गया था, तो 7th 5 ईयर प्लान में दिया गया था। और गरीबी हटाओ बताना कौन से प्लान में दिया गया था, हाँ ये IRDP, ये मैंने बताया था कि कौन से प्लान में लिया गया था, तो ये आपके 7th में लिया गया था। और इसका क्या था कि टोटल अडॉप्शन था, हाउस होल्ड अप्रोच अपनानी थी, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स थे ये पॉवर्टी एलिवेशन के टाइम पे, तो 7th में चल रहा था ये 7th ईयर प्लान्स में।
तो हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये प्रोग्राम्स बताने कब कब हुए थे। तो हम बता सकते हैं कि गरीबी हटाओ हमारा 4th में चल रहा था, बैंक वाला और ग्रीन रिवोल्यूशन तो हमारा इनिशियल में चल रहा था। तो देखो गरीबी हटाओ 74th, ये 5th ईयर प्लान है और इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनलाइज किया था 14 प्राइवेट बैंक्स को, तो ये 69 में था। और सबसे पहला तो हमारा ये था HIV। तो ग्रीन रिवोल्यूशन पहले आया, उसके बाद बैंक का नेशनलाइजेशन किया 14 मेजर प्राइवेट बैंक्स का, उसके बाद जो था आपका गरीबी हटाओ का स्लोगन था। सेकंड कौन से बेस था? सेकंड हमारा महलनोबिस मॉडल पे बेस था। और मुझे बताना मिलर मॉडल जो था वो कौन से प्लान में आया था मिलर मॉडल। फर्स्ट 5 ईयर प्लान की प्रायोरिटी क्या थी? एग्रीकल्चर। दूसरे की क्या थी? हैवी इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो यही देख लेते हैं। फर्स्ट प्लान में आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट था, सेकंड में आपका रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन था, थर्ड में हमारा एक्सपेंशन था बेसिक इंडस्ट्रीज़ का, फोर्थ में था सेल्फ रिलायंस करना है, ग्रोथ करनी है, स्टेबिलिटी लानी है, फिफ्थ में था आपका मिनिमम नीड प्रोग्राम्स। फिफ्थ में ओवरऑल दोनों का मिक्सचर था, फर्स्ट एंड सेकंड का, एग्रीकल्चर का और इंडस्ट्रियलाइजेशन का। पीरियड ऑफ प्लान हॉलीडे कौन सा है? तो 1966 से 69, 66 से 69 क्या है? प्लान हॉलीडे का पीरियड है। किसकी बुक है ये? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। तो ये आपकी M विश्वेश्वरैया जो है इन्होंने ये बुक लिखी है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। योजना मैगजीन जो पब्लिश होती है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है? तो पब्लिकेशन डिवीज़न जो होती है ये आपकी योजना मैगजीन को क्या करती है? पब्लिश करती है बाय ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये पब्लिश करती है आपकी योजना मैगजीन जो आती है। और एक और बुक है आपकी प्लानिंग एंड पुअर। प्लानिंग एंड पुअर ये किसकी है? ये BS मिन्हास की है। तो ओवरऑल हमने सब कुछ कवर कर लिया है जितना एक प्लानिंग से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, और डीप वे में उससे रिलेटेड NDC नीति प्लानिंग से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो, और लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना।